हेलो फ्रेंड, मैं हूं अजय और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पावर सप्लाई सिस्टम। मतलब आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहां से आती है। डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि इसे जानकर मैं क्या करूंगा। इसे जानकर आपको कुछ फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है? सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई फॉल्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड में या फिर किसी और चीज से रिलेटेड, तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अगर प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ी अधिक जानकारी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बोर्ड में कुछ छोटी मोटी खराबी हो जाती है तो आप, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है इलेक्ट्रिसिटी की, करंट कैसे आती है, कौन सा फेज होता है, कौन सा न्यूट्रल होता है, तो आप पावर सप्लाई ऑफ करके उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो डेफिनेटली आपको इससे बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको हाउस वायरिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक वायरिंग में पावर सप्लाई का क्या इंपॉर्टेंस है, पावर सप्लाई कैसे दी जाती है, और आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगी हुई है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर कुछ लगी होगी, डेफिनेटली पंप वगैरह कुछ लगा होगा, या फिर लाइट लगी हुई होगी, या फिर रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन ले सकते हैं। ये सब में पावर कैसे आ रही है और इसका कनेक्शन स्कीम क्या है, कैसे वो सर्किट क्या है जिसके थ्रू ये कनेक्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई को समझने के लिए आप पहले ये समझ जाइए कि डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रिक पावर है कहीं ना कहीं तो जनरेट हो रही होगी। जनरेशन स्टेशन होता है, डेफिनेटली उसे जनरेशन स्टेशन कहा जाता है। जनरेटर जो आप लोग नाम जानते होंगे, डेफिनेटली वहां पर एक जनरेटर होती है, उसे अल्टरनेटर भी कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में वहां पावर जनरेट नहीं होती है, वहां पर पावर कन्वर्ट होती है। या तो थर्मल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, या आप सिंपल वे में कहें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो हम लोग उसको एक तरह से जनरेटर ही कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक पावर क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिसिटी ही मिल रही है, तो डेफिनेटली हम उसे जनरेटर ही कहते हैं। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आपके घर में जो पावर सप्लाई आती है वो जनरली 230 वोल्ट होती है। आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो यूज करते हैं उसमें रेंज दी हुई रहती है 200 से 250 वोल्ट। कुछ कहीं पर एडॉप्टर वगैरह जो होती है उसमें 100 वोल्ट से 250 वोल्ट भी लिखी हुई रहती है, 300 वोल्ट तक भी लिखी हुई रहती है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है डोमेस्टिक सप्लाई के लिए पावर सप्लाई, वो डोमेस्टिक पावर सप्लाई जो होती है वो आपका 230 वोल्ट होता है। और एक स्टैंडर्ड सप्लाई जो प्लांट वगैरह को दी जाती है उसमें 400 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे पावर सप्लाई आती है। तो देखिए यहां पर पावर सप्लाई को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं जनरेशन स्टेशन से, मतलब कहीं तो जनरेट हो रहा है। तो लेट से मैं मान के चलता हूं कि इस पॉइंट पर एक जनरेशन स्टेशन बना हुआ है, ठीक है, ये पावर जनरेट कर रही है। मैंने यहां पर एक वेव बना दिया है, आप लोग डेफिनेटली साइन वेव है, ये साइन वेव का ही सिंबल होता है, साइनसोइडल वेव होती है, तो उससे रिप्रेजेंट किया जाता है सप्लाई को। तो ये सप्लाई एक्चुअली डीसी नहीं है, एसी सप्लाई है, इसीलिए इसमें हम लोग इस तरह का सिंबल का यूज करते हैं। तो लेट से यहां पर जनरेशन स्टेशन है, ये जनरेशन स्टेशन है, फाइन। तो जनरेशन स्टेशन में सप्लाई जो होती है वो कितनी वोल्टेज की होती है, आपको डेफिनेटली वोल्टेज और करंट तो आपको पता होगा, ये सब चीजें 8, 9, 10 में ही लोग पढ़ लेते हैं। तो सप्लाई वोल्टेज तो आपको पता होगी और करंट आपको पता होगा। यहां पर जो सप्लाई वोल्टेज होता है जनरेशन स्टेशन में, और जनरेशन स्टेशन बेसिकली बहुत तरह की होती है, मैं कुछ को बता दूं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है। इन सब जगह अलग अलग तरीके, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में तो जनरली इसमें बड़ी रिवर होती है, नदी होती है, उसमें डैम बना हुआ रहता है, डैम में पानी को स्टोर कर लिया जाता है और उस पानी को स्लोली एक टरबाइन से पास करवाया जाता है
जो उसे रोटेशनल मोशन देती है, और रोटेशनल मोशन से वहां पर एक कह सकते हैं कि हम लोग जो पानी फ्लो कर रही है उससे मैकेनिकल एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं। उस मैकेनिकल एनर्जी से अल्टरनेटर या फिर आप कह सकते हैं जनरेटर को रोटेट करवाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। उसी तरह थर्मल पावर प्लांट होता है। थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली कोल का यूज किया जाता है, जहां पर कोयले को जलाकर उससे एनर्जी डेवलप की जाती है, उससे फिर आप जो है स्टीम डेवलप किया जाता है, स्टीम से स्टीम बनाकर उससे 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 भी हम लोग क्या करते हैं कि आगे जाकर जनरेटर को ही घुमाते हैं। मतलब फाइनली आप देखें तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहाँ थर्मल एनर्जी से पहले मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेते हैं और मैकेनिकल एनर्जी से फिर हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल जाती है। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट होती है, जहां पर आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी को डेवलप किया जाता है और एनर्जी को डेवलप करके उससे भी फाइनली हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, फिर फाइनली मैकेनिकल एनर्जी से क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर जो होता है उसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो जनरेशन स्टेशन में जो वोल्टेज डेवलप किया जाता है वो होता है 11 kV। 11 kV का मतलब 11,000 वोल्ट। के मींस व्हाट, 000, तो 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट हो गया। अब क्या 11,000 वोल्ट आपके घर में दे दी जाती है क्या? बिल्कुल नहीं दी जाती है। 11,000 वोल्ट अगर हम लोगों ने कनेक्ट भी कर दिया तो वो डिवाइस का तो छोड़िए, जो वायर लगी होगी वो भी जलकर क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा। तो ये 11 किलो वोल्ट यहां पर तो जनरेट हो गया। अब देखते हैं कि ये जनरेट कहां पर होता है। तो जनरेट तो आप सिटी में हो नहीं सकता है, जहां पर घर है आपका वहां पर तो जनरेशन स्टेशन लगाया नहीं जा सकता है। तो कहां पर होता है जनरेशन स्टेशन? बहुत दूर, सिटी से एक्चुअली बहुत दूर, क्योंकि नदी को सिटी में तो लाया नहीं जा सकता है। थर्मल पावर प्लांट काफी ज्यादा बड़ा होता है, अब बड़ी होने की वजह से उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, वहां काफी पॉल्यूशन होती है, नॉइज होती है, तो डेफिनेटली उसको सिटी से अलग कर दिया जाता है। मतलब ये सारी चीजें न्यूक्लियर पावर प्लांट को तो डेफिनेटली सिटी से बहुत दूर रखा जाता है, क्योंकि अगर वहां कुछ प्रॉब्लम हुआ उससे बहुत सारे, अगर किसी तरह का लीकेज हुआ तो उससे रेडियो एक्टिव कुछ रेज निकलती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारे प्लांट को बहुत दूर रखी जाती है ताकि सिटी में रहने वाले लोगों को कोई इससे प्रॉब्लम ना हो। अब ये बहुत दूर है, बहुत दूर कितना, लेट से कुछ मान सकते हैं 500 किलोमीटर कभी कभी दूर होती है, कभी 100 किलोमीटर दूर होती है, 50 किलोमीटर तो लगभग होता ही है। अब इतनी दूरी पर ये जनरेशन स्टेशन है तो इससे तो डेफिनेटली सिटी पास पहुंचाना। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक पावर को बहुत दूर ले जाना है तो आपको वोल्टेज हाई करना होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वोल्टेज हाई करेंगे तो करंट रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। आप लोग थोड़ा सा डेफिनेटली कुछ पावर के बारे में जानते होंगे। पावर इक्वल्स टू होती है, जो पावर सप्लाई होता है वो होता है वोल्टेज इनटू करंट, डीसी फॉर्म में। एसी फॉर्म में इसमें पावर फैक्टर भी आ जाता है, लेकिन पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। अगर आपको 40 वाट की पावर की जरूरत है तो आप इन दोनों को अलग अलग रेशियो में अचीव कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 20 रख सकते हैं, इसको 2 रख सकते हैं, या फिर आप इसे 2 रख सकते हैं, इसको 20 रख सकते हैं। इन दोनों केस में आपको 40 वाट ही मिलने वाली है। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर इतनी पावर ले जानी है तो आप किसे प्रीफर करेंगे, 20 इंटू 2 का स्कीम या फिर 2 इंटू 20 का स्कीम? इससे चूज करना बहुत अच्छा होगा। इवन अगर आप इस तरह कर लें तो बहुत अच्छा होगा। 40 वोल्ट 1 एम्पियर, यहां पर 20 वोल्ट 2 एम्पियर, यहां पर 2 वोल्ट 20 एम्पियर। इसमें करंट ज्यादा ले जा रहे हैं, इसमें वोल्टेज मतलब वोल्टेज सप्लाई ज्यादा है। मैंने इसे चूज किया, क्यों पता है? आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक पावर को सप्लाई करने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? कंडक्टर की, क्योंकि कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक पावर को इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर किया जा सकता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कंडक्टर का यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। डेफिनेटली अब कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। ये मान के चल सकते हैं, हाँ ठीक है, कॉपर का थोड़ा बहुत कम होता है, आयरन का उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, और सब अलग अलग चीजों का उसके अकॉर्डिंगली होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस होता है तो आपको ये बात डेफिनेटली आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, 9-10 में फॉर्मूला एक पढ़े होंगे कि जो कंडक्टर में पावर कंज्यूम होता है, मतलब जो इसमें पावर
डिसिपेट होती है हिट के फॉर्म में, वो कितना होता है I स्क्वायर आर, I स्क्वायर आर, करेंट का स्क्वायर और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई है। देखिए इतनी पावर लॉस होगी। मतलब जितना लॉन्ग वायर आप यूज करते हैं, जितनी लॉन्ग वायर आप यूज करेंगे, तो लॉन्ग वायर होते होते उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगी, वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा हो जाता है तो कम करंट पर भी उसमें पावर लॉस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब मैं कह रहा हूं कि ये जनरेशन स्टेशन कहां पर है, जनरेशन स्टेशन सिटी से बहुत दूर है, तो डेफिनेटली कंडक्टर के थ्रू ले जाएंगे। और अगर कंडक्टर के थ्रू ले जाएंगे तो हम लोग वायर को क्या रखेंगे, बहुत लंबा रखेंगे, मतलब कंडक्टर की डिस्टेंस बढ़ती चलेगी तो रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा हो जाएगी। और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो अगर हम लोग कम वोल्टेज देंगे, पावर इतनी रिक्वायरमेंट है, कम वोल्टेज देंगे तो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगी, और करंट अगर इसमें ज्यादा ड्रॉ होगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ा देंगे, वोल्टेज को बढ़ा देंगे और करंट को क्या कर देंगे, कम। तो करंट कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर लॉस कंडक्टर में जो होगी वो क्या होगा, कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करना है, हमें करना यह है, करना क्या है, यही किया जाता है एक्चुअली। तो इस 11 केवी को पहले बढ़ा दिया जाता है, तो एक स्टेशन बनाई जाती है जिसे स्टेप अप जनरली बोला जाता है, एक स्टेप अप सब स्टेशन होता है। इसका काम क्या है, स्टेप अप, वोल्टेज को अप कर देना, स्टेप अप सब स्टेशन आप इसे कह सकते हैं, सब स्टेशन, स्टेप अप सब स्टेशन। अब देखिए ये जो स्टेशन है, स्टेप अप सब स्टेशन, कितना वोल्टेज बढ़ाया जाता है, ये डिपेंड करती है कि कितनी दूरी ले जानी है। जितना ज्यादा डिस्टेंस ले जाना है उतना ज्यादा आप इसे जनरली 220 किलो वोल्ट या फिर उससे भी ज्यादा, आप चाहे तो इसे 400 केवी तक भी ले जा सकते हैं, उससे भी ज्यादा ले जा सकते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो लेट से मैं यहां पर 11 केवी को बढ़ाकर कर देता हूं 220 केवी। देखिए 11 केवी को मैंने कितना कर दिया, 220 केवी। और ये करता कौन है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप लोग जानते होंगे डेफिनेटली, आप लोग कभी किसी चार्जर को तोड़े होंगे तो, या फिर उसे ओपन किए होंगे तो उसमें एक छोटी सी ट्रांसफार्मर होती है। अगर आप घर में स्टेबलाइजर होगा तो उसमें भी ट्रांसफार्मर होती है। और सबसे अच्छा आपका जहां से कनेक्शन आया है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की, वहां पर भी एक ट्रांसफार्मर होती है। या फिर आप लोग कभी सुने होंगे कि ट्रांसफार्मर जल गया है, पावर अभी नहीं आएगी, वही ट्रांसफार्मर का काम क्या है, या तो वोल्टेज को स्टेप अप करना या फिर स्टेप डाउन करना। और इसके बारे में बहुत ज्यादा अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरी बहुत सारी वीडियोस है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को बताया है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर क्या होती है, बहुत सारी है। या फिर आप मेरे ऐप पर भी जा सकते हैं, रन स्टडी ऐप पर भी ये अवेलेबल है। तो बहुत सारी मैंने वीडियो पहले बना रखा है। तो यहां पर आप ये जान जाइए, ट्रांसफार्मर से इसे क्या कर दिया जाता है, स्टेप अप कर दिया जाता है। 11 केवी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 220 किलो वोल्ट, काफी हाई है। अब इस वोल्टेज को आप जितनी दूरी तक चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी तो फिर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है तो पावर जो सप्लाई वोल्टेज उसे और बढ़ा दिया जाता है, मतलब इसे और 400 केवी या फिर 500 केवी तक इसे अप कर दिया जाता है। फिलहाल 220 केवी। अब इससे पहुंचा दी जाती है एक स्टेशन पे, जो सिटी के पास तो नहीं लेकिन सिटी से थोड़ी दूरी पर होती है। इसे हम लोग जनरली कहते हैं प्राइमरी ग्रिड स्टेशन, प्राइमरी ग्रिड स्टेशन। इसका काम क्या होता है, सिटी के पास तो पहुंच गए हैं, अब इतना हाई वोल्टेज की जरूरत हमें नहीं है, तो उसे क्या करते हैं, स्टेप डाउन कर देते हैं। स्टेप डाउन लगभग 220 केवी को लगभग 66 केवी में क्या कर दिया जाता है, स्टेप डाउन कर दिया जाता है। 66 केवी में उसे स्टेप डाउन कर दिया जाता है। अभी लेकिन सिटी पास पहुंची नहीं है, सिटी से थोड़ी दूर पर है। अब सपोज कीजिए सिटी के पास पहुंच गए, तो अब सिटी से आसपास में बहुत सारी सिटीज होती है। अगर आप किसी भी सिटी में रहते हैं तो देखिएगा उस सिटी से थोड़ी दूर जाने पर फिर एक सिटी है, फिर थोड़ी दूर जाने पर एक सिटी है। तो अब सबको अलग अलग से सप्लाई नहीं दी जाती है,
क्या करते हैं हम लोग यहां पर लाकर दे देते हैं, इसे प्राइमरी ग्रिड स्टेशन कहते हैं या प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन भी कहा जाता है, इसे सब स्टेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन दे दिया हमने। अब इस चीज को, ये वोल्टेज जो है इसको हम लोग किसी एक सिटी को दे देंगे। लेट से मैंने इस सिटी को दे दिया, ठीक है, इस सिटी को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी सब स्टेशन। सेकेंडरी सब स्टेशन, ये सेकेंडरी सब स्टेशन है। देखिए 220 केवी से 66 केवी में भी कन्वर्ट किया जाता है, 33 केवी में भी कन्वर्ट की जाती है, डिपेंड करती है उसका बहुत सारा, एक कह सकते हैं कि हम लोग रिक्वायरमेंट बेसिस पर जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। बहुत ज्यादा दूरी है तो 66 केवी, थोड़ा कम है तो 33 केवी से भी काम चल जाता है। तो लेट से 220 केवी को 66 केवी में हम लोगों ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और इस सिटी में एक सेकेंडरी सब स्टेशन को इंस्टॉल कर दिया जाता है। सेकेंडरी सब स्टेशन आप लोग देखेंगे डेफिनेटली आपके सिटी में थोड़ी दूरी पर कहीं ना कहीं एक सब स्टेशन होगा, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, और पावर स्टेशन ही उसे कहते हैं। तो सब स्टेशन है, वहां पर प्राइमरी ग्रिड स्टेशन से पावर आती है। अगर कोई दूसरा सिटी है तो उसे भी दे दिया जाए, एक और सामने सिटी है, या फिर और भी बहुत, जितनी भी बहुत सारी सिटी है, लेट से 2 सिटी को मैं दिखा रहा हूं, यहां भी सेकेंडरी सब स्टेशन होगी, सेकेंडरी सब स्टेशन। यहां पर वोल्टेज लेवल क्या किया जाता है, तो देखिए 11 केवी वापस इसे 11 केवी में कन्वर्ट कर दी जाती है। इसका मतलब है 66 केवी को कन्वर्ट कर दिया जाता है कितना में, 11 केवी में। 66 केवी को कन्वर्ट कर दिया जाता है कितना में, 11 केवी। ये यहां कन्वर्ट हो गया, फाइन। पावर देखिए, पावर आ रही है कंडक्टर के थ्रू, जो आप लोग देखे होंगे बड़ी बड़ी पोल होती है, पोल के थ्रू लाया जाता है, टावर होता है, गांव वगैरह में आप लोग देखे होंगे बड़ी बड़ी टावर के थ्रू पावर आती है, वो सब ये हाई वोल्टेज होती है 220 वोल्ट, यहां इन दोनों के बीच में। और सिटी में जो छोटे छोटे पुल होते हैं या फिर अंडरग्राउंड से भी वायरिंग को ले जाता है, अगर बहुत बिजी सिटी है तो डेफिनेटली वहां पर अंडरग्राउंड वायरिंग की जाती है, मतलब अंडरग्राउंड के थ्रू सप्लाई दी जाती है, केबल बिछा हुआ रहता है, उसके थ्रू पावर सप्लाई दी जाती है। तो सिटी में पहुंच गया, अब हमें सिटी में पावर आ चुकी है, अब इसे देना है किसे, अब डोमेस्टिक सप्लाई के लिए देनी है। तो डोमेस्टिक पावर सप्लाई जो होती है वो 11 केवी नहीं होती है, जैसा मैंने बताया था शुरू में, 230 वोल्ट होती है। ये 230 वोल्ट जो है, ये इसे हम लोग फेज वोल्टेज बोलते हैं। 2 तरह की वोल्टेज होती है मेजरमेंट, ये जितनी भी सप्लाई आती है सब 3 फेज सप्लाई होती है। इसमें आपका जो सप्लाई वोल्टेज है, हम लोग जितनी भी वोल्टेज लिख रहे हैं ये सारे लाइन वोल्टेज है। 2 तरह की वोल्टेज हम लोग मेजर करते हैं, एक होता है फेज वोल्टेज, एक होता है लाइन वोल्टेज। तो आपको इतनी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होती है इसके बारे में अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल, आप उसे देख सकते हैं। एरन स्टडी ऐप पर भी ये अवेलेबल है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर 11 केवी वोल्टेज आ चुकी है। अब मैं इसे कहां पर दूंगा, अब इसे दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, इसे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हो गई, सेकेंडरी सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। यहां पर क्या करते हैं, 11 केवी को कन्वर्ट कर देते हैं कितना में, 400 वोल्ट में, 400 वोल्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि 400 वोल्ट, जबकि घर में सप्लाई जो आती है वो तो 230 वोल्ट होती है। तो 230 वोल्ट डेफिनेटली वो होती है, मैं बताया कि ये जो वोल्टेज है ये लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज को आपको फेज वोल्टेज में मेजर करना होगा। ये जितनी भी सप्लाई होती है 3 फेज सप्लाई होती है, मतलब इसमें इससे जो पावर आएगी उसे मैं दिखा रहा हूं। ओके, तो इससे जो पावर आएगी उसमें 3 वायर्स होंगे। देखिए मैं 3 वायर्स दिखा रहा हूं। देखिए सपोज कीजिए इस स्टेशन से कितना है, 3 वायर, और यहां पर रहता है क्या है, एक्चुअल में वो ट्रांसफार्मर होती है जो आपके डेफिनेटली आपका जहां घर है, आपका जहां अपार्टमेंट है, उसी के आसपास में ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है, वहीं पर जो है ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होती है। उस ट्रांसफार्मर का काम क्या है, 11 केवी वोल्टेज को कन्वर्ट कर देना किसमें, 400 वोल्ट में, और वो आपके घर को दी जाती है। तो 400 वोल्ट नहीं जाती है, वो जो कन्वर्सन है ये लाइन वोल्टेज है। ट्रांसफार्मर से 3 फेज सप्लाई आती है, 3 फेज सप्लाई, जिसमें एक लाइन न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। लेट से
ये रेड फेज है, ये मतलब कि RYB एक कन्वेंशन होती है, रेड फेज है, येलो फेज है, ब्लू फेज है, मैंने नाम दिया रेड येलो ब्लू, 3 फेज हुई। और एक क्या होता है न्यूट्रल, एक लाइन क्या होती है न्यूट्रल। किसी भी 2 फेज के बीच में वोल्टेज कितनी होती है 400 वोल्ट, लेकिन अगर आप एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में मेजर करेंगे, या तो इस केस के बीच में या फिर इस केस के बीच में या फिर इस केस के बीच में, ये होती है कितना, ये होती है 230 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। 400 वोल्ट को आप √3 से डिवाइड कर दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 230.9 के आसपास आएगी, 230 वोल्ट हम लोग मानते हैं। तो 230 वोल्ट होती है फेज टू न्यूट्रल, और इसी को डोमेस्टिक सप्लाई में यूज किया जाता है। मतलब आपके घर में जो सप्लाई आ रही है ये यही है। 3 फेज को अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सपोज कीजिए कॉलोनी है, तो कॉलोनी में अलग अलग जगह पर अलग अलग, सपोज कीजिए कि एक ग्रुप में बहुत सारे घर हैं, फिर एक ग्रुप में बहुत सारे घर हैं, एक ग्रुप में बहुत सारे घर हैं, या फिर बहुत बड़ा माल, सपोज कीजिए कि बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स हैं, तो उसमें क्या होगा अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे करते हैं, सपोज कीजिए एक कॉलोनी में हम लोग क्या किए, एक फेज और न्यूट्रल दे दिए, फिर दूसरे कॉलोनी में एक फेज और न्यूट्रल दे दिए, फिर तीसरे कॉलोनी में एक फेज और न्यूट्रल दे दिए। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली जो है पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब सपोज कीजिए कि इधर एक घर में अगर 1000 वाट की जरूरत है, तो 10 घर है तो 10 आप कह सकते हैं कि 10,000 वाट की जरूरत होगी। तो दूसरी कॉलोनी में भी अप्रोक्सीमेटली 10,000 वाट की जरूरत होनी चाहिए, तीसरी कॉलोनी में भी उतनी ही होनी चाहिए। अब बिल्कुल अनबैलेंस नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साइड हम लोगों ने 10,000 वाट का लोड दे दिया है, दूसरे साइड सिर्फ 100 वाट का लोड दिया है, ऐसा अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस रखना है। तो इसी तरह सोचकर ही सप्लाई एक्चुअली दी जाती है। तो ये सप्लाई आ गया, यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी क्या होगा, यही वाली चीज होगी, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, और यहां पर भी आपको 3 फेज सप्लाई निकलेगी, और एक क्या निकलेगा न्यूट्रल, लेट से RYB, और यहां क्या निकलेगा एक न्यूट्रल। अब घर में कैसे दी जाएगी, तो देखिए लेट से ये वाली घर है, ठीक है, ये भी घर है, तो हर घर में पावर सप्लाई आएगी, हर घर में पावर सप्लाई कैसे आएगा, तो देखिए या तो R या तो Y या तो B, कोई एक, तो लेट से ये एक आया इस कॉलोनी में और एक आएगा न्यूट्रल, तो लेट से R और न्यूट्रल, अब ये आपके घर में पहुंच चुकी है, ये देखिए आपके घर में आ गया पावर। फिर इनके घर में भी इसी तरह पावर सप्लाई दे दिया जाएगा, ये मैं ओवरलैप करके दिखा रहा हूं, तो ये पावर सप्लाई चला गया, और ये कितना होता है स्टैंडर्ड 230 वोल्ट, आप AC बोल सकते हैं इसे, 230 वोल्ट AC आपके घर में पावर पहुंच गई। इसी तरह दूसरी कॉलोनी जो होगी वहां पर क्या जाएगा Y और न्यूट्रल, फिर तीसरी कॉलोनी में NB, इसी तरह। तो देखिए ये सिटी में आया, वहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब यहां से बहुत जगह जा सकता है, यहां से अलग अलग जगह जा सकता है, यहां भी सेकेंडरी सब स्टेशन से इस जगह मैंने डिस्ट्रीब्यूशन को दिया, यहां पर और भी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हो सकते हैं, बहुत सारे सब स्टेशन, यहां से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को जो है सप्लाई पावर जाती है। तो इस तरह से पावर सप्लाई जनरेशन स्टेशन से हमारे घर तक पहुंच जाती है। 3 फेज सप्लाई डोमेस्टिक यूज में तो नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ अगर कुछ प्लांट है या फिर कोई इंडस्ट्री है जहां पर 3 फेज की मोटर लगी हुई है या 3 फेज सप्लाई की जरूरत होती है, तो उन्हें 3 फेज सप्लाई दी जाती है, मतलब RYB के फॉर्म में उन्हें सप्लाई दिया जाता है। वो फिर जो हम लोग कह सकते हैं कि हेवी पावर का यूज करते हैं और हेवी मशीन को चलाते हैं, जिसकी पावर कैपेसिटी HP में, मतलब आप कह सकते हैं कि 5 HP की मोटर है या फिर 10 HP की मोटर है, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, तो उन्हें 3 फेज सप्लाई दी जाती है। इस तरह से पावर सप्लाई जनरेशन स्टेशन से हमारे घर तक पहुंचा दी जाती है। अगर मैं बात करूं कि डोमेस्टिक सप्लाई में जो कनेक्शन स्कीम है, मतलब कनेक्शन, तो लेट से ये इलेक्ट्रिक पोल हुआ, अब यहां पर आप देख सकते हैं ये पावर सप्लाई आ रही है, ठीक है, इसमें लेट से ये फेज है और ये न्यूट्रल, एक फेज होती है और एक न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपके घर में कनेक्शन किया हुआ है तो आप जानना चाहते हैं कौन फेज है, टेस्टर लीजिए, टेस्टर से एक बार इसमें टच कीजिए, एक बार इसमें,
किसी ना किसी एक में टेस्टर जो है ग्लो करेगी। जिसमें ग्लो किया वो फेज है, जिसमें ग्लो नहीं किया वो न्यूट्रल है। अगर दोनों में ग्लो कर रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ट्रबल है। खैर, तो यहां पर फेज है, यहां पर क्या है, न्यूट्रल। इलेक्ट्रिक मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर। तो पावर सप्लाई सबसे पहले कहां आएगी, आपके इलेक्ट्रिक मीटर में। उसके बाद आप इसे जनरली मेन स्विच में ये जाती है। एक मेन स्विच होता है जिसके थ्रू किसी भी इमरजेंसी में या फिर कोई भी आपको इंटरनल वर्क करना है, मतलब आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक काम चल रही है, तो मेन स्विच को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है मेन स्विच से। तो इसे मेन स्विच बोलते हैं। इसका काम ये है कि ये जो पावर सप्लाई उसको कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर देगी आपके घर के सप्लाई से। उसके बाद इधर बहुत सारी स्कीम होती है, एमसीबी बोर्ड लगाया जाता है, फ्यूज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसे अभी हम लोग डील नहीं करेंगे, इसे आगे आने वाले वीडियोस में डील करेंगे। फिलहाल जो है मेन स्विच के बाद पावर सप्लाई आ गई, और ये सब सपोज कीजिए कि आपके घर में अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पावर सप्लाई देकर उससे जो है बेनिफिट ले सकते हैं। लाइट मिलती है, फैन से हवा मिलता है, कूलर से हवा मिलता है, एसी होती है, टीवी जनरली एंटरटेनमेंट के लिए यूज होती है, वो भी पावर सप्लाई को यूज करती है, मतलब पावर सप्लाई का डेफिनेटली उसे जरूरत पड़ती है। तो ये जो स्कीम है ये था क्या, पावर सप्लाई। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे घर तक पावर कैसे आती है, कहां से आती है, और पावर सप्लाई में किस किस जगह पर वोल्टेज का अप डाउन होता है। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखकर इतना अंदाजा लग चुका होगा कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज कितनी होती है, सप्लाई वोल्टेज की रेटिंग क्या होती है, आपके सिटी में जो सब स्टेशन है वो क्या है।